चलो ठीक। तो आज के क्लास में देखो हम लोग के पास है ना कुछ करंट जो हम लोग के पास ऑर्गेनिक है उस ऑर्गेनिक का कुछ है ना क्वेश्चंस आपके सामने है। तो आप लोग के साथ है ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आइसोमेरिज्म में जो सेक्शन बचा हुआ उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। ओके चलिए बताइए थोड़ा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बताइए। आपके पास है अमंग दीज कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी एन बॉन्ड लेंथ, सी और एन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसके ऑर्डर के बेसिस पे आपको बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, किसका बॉन्ड लेंथ उससे बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। सोच के बताओ, सोच के बताओ। फिगर में दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अभी ये ठीक बताओ, सबसे बड़ा बॉन्ड किसका, सबसे छोटा बॉन्ड, सबसे छोटा बॉन्ड और सबसे छोटा बॉन्ड किसका? चलिए बताइए पूरे फिगर में किसमें अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, किसके अंदर रेजोनेंस नहीं है? सर ये NH2 में, ये थर्ड में, सर 3 वाला में। इफ देयर इज नो रेजोनेंस, इफ देयर इज नो रेजोनेंस, याद रखना ये सिंगल बॉन्ड रहेगा हमेशा, ये सिंगल बॉन्ड होगा। सबसे ज्यादा sp का होगा, तो मैक्सिमम लेंथ इसी का होगा, मतलब थर्ड वाला सबसे ज्यादा। तो अब थर्ड वाले पे 3 ऑप्शन है, देख रहे हो आप लोग? हाँ सर। अब आगे आइए। अच्छा क्या यहाँ रेजोनेंस होना है? नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये याद रखना ऑलवेज डबल बॉन्ड होगा, ये हमेशा डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे छोटा यही होगा, स्मॉलेस्ट ये होगा, सबसे छोटा बॉन्ड ये होगा। तो अब देखो 3 और 4 सबसे कम, 3 4 सबसे कम, 3 4 सबसे कम, देख लो 2 ऑप्शन आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, अब आपको 1 और 2 में डिसीजन लेना है, इन दोनों में रेजोनेंस है। जब आप एनिलीन का रेजोनेंस बनाते हैं, जब आप एनिलीन का रेजोनेंस बनाते हैं तो नाइट्रोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ आता है, इन्वॉल्व होता है। इस वजह से नाइट्रोजन और इस रिंग के ऊपर आता है पार्शियल बॉन्ड। जितना ज्यादा रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे खींचा जाएगा उतना ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा। क्या पूरा समझ में आया? क्या बोले? फिर से सुनो, अगर हमारे पास इस रिंग के साथ जस्ट एक, अगर हमारे पास इस रिंग के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होगा तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रेजोनेंस को इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस इंक्रीजेस, और रेजोनेंस इंक्रीज करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर इंक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब जरा गौर करना कि ये जो CHO होता है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने वाला होता है, बोलो सही है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने वाला है तो वो ऊपर से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में ज्यादा देर तक रखेगा, और जितना ज्यादा देर तक रेजोनेंस होगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा 4, उससे बाद 1, उसके बाद 2 और सबसे बड़ा 3, सबसे छोटा 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और सबसे बड़ा 3। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ऐसे चीजें ना चलता है और आपको हर तरीके से सोचना पड़ता है। अच्छा ये सोचो कि अगर कहीं कोई, अगर हम एक और 5 नंबर देना चाहते हैं, अगर हमारे इस NH2 के साथ कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होता तो बताओ उसका बॉन्ड लेंथ किसके बाद किसके पहले आता?
इंक्रीज कर जाता तो इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मौजूद होता ना तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में आ रहा था वो कम आता। अगर कम आता तो रेजोनेंस में जो आप देख रहे हैं उसका पार्टिसिपेशन कम होता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होता, इसलिए बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता। बोलो सही है? हाँ सर, वही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता तो बताओ। तो वो देखो ये 3 वाला सबसे बड़ा है, ये 4 वाला सबसे छोटा है। अब बताओ ये वाला 5 नंबर किसके बीच आता? क्या वो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा होता? यस सेकंड में। ठीक है, यस तो 2 से बड़ा होता, इसके बाद 5 होता, फिर 2 होता और तब फिर 1 होता और 1 के बाद 4 होता। बोलो समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया। आइए जरा इस क्वेश्चन पे काम कीजिए। सोचिए ऐसे ही, सोचिए ऐसे ही, किस क्वेश्चन पे सोचिए। बोलो बोलो। बोलो जी, ट्राई करो, सोचो। सर बी होगा क्या? नहीं, आपके पास एक तरीका होना। C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट। C1C2 बॉन्ड सबसे छोटा कहाँ है? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सोचिए, हाइब्रिडाइजेशन सोचिए, हाइब्रिडाइजेशन सोचिए और रेजोनेंस सोचिए। अच्छा C1C2 के बीच रेजोनेंस कहाँ है? सर ये डी वाले में। डी वाले? सर डी में। डी वाले। अगर आप ए बी सी डी सबको देखेंगे तो सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, लेकिन डी ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। ये यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस वजह से ये जो आपको बॉन्डिंग दिखा रहा है, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ के लिए शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा यहाँ पे डी है, ठीक है ना? तो C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट इन केस ऑफ D। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर हम सबका ऑर्डर तुमसे पूछे तो पता तो चल गया कि D सबसे छोटा होगा। अब बताओ इसके बाकी आगे का बात आप कैसे करेंगे? सर आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से पता कर लेंगे। बिल्कुल सही बोले। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp है। यहाँ देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 है। यहाँ देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 है। तो क्या बोलते हो, सबसे बड़ा बॉन्ड C का होगा? हाँ sp3। यस सर। उससे छोटा B का होगा? हाँ फिर B का, उससे फिर छोटा A का होगा और Yes, सबसे sir. छोटा D का होगा। तो D से बड़ा हो गया A से बड़ा हो गया B और सबसे बड़ा हो गया C। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ का वैल्यू बढ़ जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है कैसे चल रहे हैं हम लोग? हाँ यस सर। यस सर। चलिए सोचिए।
Among the following molecules, the correct order of CC bond length एक is. सेकेंड हाँ ठीक है, वेट कर रहे हैं हम आपका. सर ए होगा. Among the following molecules, the correct order of CC bond length. CC bond length का order आपको बताना है, तो आप बोल रहे हैं A होगा. सर मेरा ये नहीं है. ठीक है, आप अपना आंसर बताइए, सबका अपना अपना आंसर है. बोलो बोलो, जल्दी बोलो. सर डी होगा. तो सी हाँ, होगा क्या? सर डी होगा. सर मेरा डी. डी आ गया. किसी का ए आया. ए किन किन का आया? ए मेरा भी. मेरा है. ठीक. ए में हम सबका मॉलिक्यूल लिख रहे हैं. जब आप बोलते हैं ना, जब आप बोलते हैं एक्चुअली C2H6, तो इनडायरेक्टली आप C बॉन्ड C बोलते हैं और यहाँ पे 3 H होता है. यही आप बोल रहे हैं, HHH. याद रखिएगा, दोनों इसके 3 हाइब्रिडाइज्ड. जब आप C2H4 बोलते हैं तो आप एक्चुअली C डबल बॉन्ड C बोलते हैं. तो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हो क्या रहा. ठीक है, आपको सीसी बॉन्ड लेंथ बताना. जब आप C6H6 बोलते हैं तो आप एक्चुअली बेंजीन बोलते हैं, और बेंजीन का मतलब है पार्शियल डबल बॉन्ड. यस. पार्शियल डबल बॉन्ड. और जब आप C2H2 बोलते हैं तो आप एक्चुअली C ट्रिपल बॉन्ड C बोलते हैं. बोलो सही है? यस सर. तो ए इज द करेक्ट आंसर ना. यस सर. सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, उससे छोटा, सॉरी गलत, उससे छोटा ये होगा C6H6. गलत. सर ऑप्शन बी होगा. हाँ, बी इज करेक्ट आंसर. ये सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, और ये है मिनिमम. अब यहाँ देखो, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड से बड़ा ना होगा. हाँ सर, पार्शियल डबल बॉन्ड से बड़ा. पार्शियल डबल बॉन्ड से बड़ा है. तो इसके बाद आएगा बेंजीन. आएगा बेंजीन के बाद फिर ये डबल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा. ओके. यस सर. बी इज करेक्ट आंसर. किस किस का सही? क्या जी अभी तैयारी करके आए? यस सर, पर गलती था वाला सर मेरा. कोई बात नहीं. देखो ना, आज क्वेश्चन के नाम पे है तो हम लोग है ना 19 स्टूडेंट है. हम लोग है ना इतना, मतलब क्वेश्चन का नाम जहां लिए आधा ज्यादा गायब. चलो बताओ जरा, इस केस में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाइएगा वो इक्विवेलेंट होगा. इक्वल आरएस. किस केस में इक्वल आरएस बनेगा? किस केस में इक्वल आरएस बनेगा? तब पहले वाले में. वेरी गुड. पहले वाले में इक्वल आरएस बनेगा. एकदम सिंपल सा है. जब आप फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल लीजिएगा तो आपके पास है H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड सिंगल O बॉन्ड O माइनस. तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ उतारेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा. अगला बनेगा H बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O. तो ये दोनों 2 इक्वल आरएस. तो इक्वल आरएस का फॉर्मेशन है. बाकी इक्वल आरएस और कहीं नहीं बनेगा. ओके. यस सर. यस सर. तो इक्वल आरएस. ये केस बताओ.
सर ये डिफरेंट कैटायन होगा टी। सर हाँ बोलो ना, सर टी डिफरेंट कैटायन। देखते हैं और आने दीजिए आंसर, सबको आने दीजिए आंसर। सर सेम एनायन होगा सर। हाँ सर सेम एनायन होगा, सेम एनायन। दोनों केस में हम लोग प्रोटॉन को है ना लॉस कर लेते हैं, दोनों केस में हम लोग प्रोटॉन को लॉस कर लेते हैं। सब आप प्रोटॉन निकालिएगा तो याद रखिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, याद रखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा और यहाँ नाइट्रोजन गेन कर लेगा। तो हम लोग के पास आ गया है O माइनस बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आ गया है N माइनस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। लेकिन जब आप इसका रेजोनेंस सोचेंगे थोड़ा, तो रेजोनेंस के बेसिस पे आप ये सोच सकते हैं कि ये इस फॉर्मेट में रहेगा नहीं जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, और ये नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड छूटा हुआ है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड छूटा हुआ है, तो ये देखो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो क्या बोलते हो, दोनों जब आपने स्टेबल फॉर्म में पहुंचेगा तो सेम एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर सेम एनायन। यस सर। अच्छा अगर हम इन दोनों में अगर हम बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाला सर। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, सो इट इज मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल होने के कारण इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? वो सर पूछ रहे थे वो ट्रिपल बॉन्ड था वो देखो। हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड था, क्योंकि देखो ना ऐसे अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड तुम नहीं दोगे ना, मान लो जैसे था हम बना देते हैं, अगर आप ऐसे लेके चलोगे तो तुम खुद ही सोचो कि कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन का भी 3 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो वो मिसप्रिंट है। ओके यस सर। वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। चलो ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका तो आंसर चाहिए होगा, कोई बिना बोले आंसर चाहिए होगा एकदम। सर B2 नहीं नेगेटिव है सर, पहला वाला 2 इलेक्ट्रॉन लिखा which of these cyclopropene system is aromatic? A B C D आंसर बताओ। सर ए। सर सी। ठीक है सी। हाँ दीक्षा ए कैसे आया, ए कैसे आया? 2 इलेक्ट्रॉन है सर ना, 4n प्लस कंजुगेशन नहीं है उसमें, कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बहुत सारा काम है जिस वजह से ये तो नहीं होगा। पर दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक है और दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक है। वेरी गुड। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ एरोमेटिक है। पॉजिटिव। ये सब क्वेश्चन में नहीं गड़बड़ होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई बात ही नहीं उठता। रात भर काम किए इस पर, अब गलत कैसे हो जाएगा? सोच के एंटी एरोमेटिक सर 1 ओनली। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ओनली 1 सर। बिल्कुल सही। अब इन दोनों को बताओ। सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट और कंजुगेशन भी है। नहीं, फर्स्ट वाला मानते हैं, फर्स्ट वाला मानते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक है।
सेकेंड और थर्ड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या बोलते हो बताओ? सेकेंड और सर थर्ड पहला वाला तो सेकंड वाला तो एरोमेटिक है सर, सेकंड वाला। ठीक है। सेकेंड वाला एरोमेटिक क्या बोलते हो? सब सही है? यस सर। यस सर। और थर्ड वाला? सर ये नेगेटिव है दोनों। हाँ ये दोनों माइनस है। ओ तो वो एरोमेटिक हो। क्या बोले? ए करके बोले, समझ में ही नहीं है। एरोमेटिक होगा सर। हाँ ये भी एरोमेटिक एरोमेटिक। है, पाई इलेक्ट्रॉन से। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और कंजुगेशन भी हाँ, है और कंजुगेशन sp2 भी है, हाइब्रिड सब हाइब्रिड। और यहाँ पे है ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ और पे 4 प्लेनर पाई भी इलेक्ट्रॉन। कुछ है। चलो बताओ इसमें से कौन एरोमेटिक नहीं है? डी वाला। कंफ्यूज हो जाइएगा थोड़ा ध्यान से। सर ए इसमें से कौन एरोमेटिक नहीं है? ए एरोमेटिक नहीं है। तो डी वाला में तो डी है। डी वाला एरोमेटिक नहीं है। सर बी। बी वाला एरोमेटिक नहीं है। और कुछ? बी। चलो एक से ज्यादा आंसर मान लो, अब बताओ। सर ए तो पक्का नहीं होगा। ये पक्का भी हो गया कि ये तो नहीं होगा। एरोमेटिसिटी के लिए रिंग के अंदर कंजुगेशन होना जरूरी है। एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस में थोड़ा अंतर है। रेजोनेंस है ना बाहर भी जा सकता है, लेकिन एरोमेटिसिटी के लिए रिंग का कंजुगेशन सिस्टम में होना जरूरी, रिंग का कंजुगेटेड होना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल एग्जामिन करने से। सर ए होगा ना सर, ए तो पक्का होगा। Which of the following is not aromatic? ए में देखो क्या दिख रहा है ना कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर, ठीक है, हाँ तो यहाँ वाला जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो अभी तो जैसे दिख रहा है उस हिसाब से हमको नहीं लग रहा है, अभी जैसे दिख रहा है उस हिसाब से नहीं लग रहा, लेकिन एक स्ट्रक्चर अगर हम इसके बाद सोचे, चलिए एक एक करके बनाते हैं, क्योंकि अभी वाला नहीं दिख रहा है कि हाँ ये आगे एरोमेटिक हो सकता है, इसमें सर हम एक को वो लोकलाइज रखेगा और एक को डीलोकलाइज कर हाँ देगा। वैसे ही हम भी सोच रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं। देखिए अभी का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है, लेकिन जरा इसके बाद का सोचिए, अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इधर चला जाए, ठीक है, तो आपके पास जो बनेगा उसको थोड़ा सब कोई पहचानो ध्यान से। ये O माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक है एक। रफ करने वाला कहाँ चल गया? ठीक है, तो ऐसा एक। अब यहाँ पे सब कुछ सोचना, जरा ध्यान से सोचना, क्या अभी यहाँ पे रिंग के अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? हाँ सर अभी है। यस सर। कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम भी है। हाँ Yes. सर। डीलोकलाइजेशन भी होगा। तो अगर इस Yes, स्ट्रक्चर sir. का बात करें तो ये एरोमेटिक है, लेकिन शुरुआत में नहीं था। सर। अब जरा गौर करो तो देखते हैं, बी वाला ऑप्शन को चेक करते हैं इसी तरह से। बी ऑप्शन में ये रहा, ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर के साथ, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। देखो क्या हो रहा है, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेगा तो ये मान लो ये यहाँ चला है, इसके यहाँ आने से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो मेरे पास जो नया सिस्टम बन के तैयार होगा उसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे O पे माइनस है, ये डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका बचा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बोलते हो, ये भी तो हो गया ना कंजुगेटेड सिस्टम। हाँ सर ये भी हो यस गया। सर। ये भी आ गया एरोमेटिक में। अब हम लोग सी को जरा चेक कर लें। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड,
अब जरा गौर करना कि अगर ये निगेटिव चार्ज बगल वाले बॉन्ड पे उतरा, ये चला गया यहाँ, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपका अगला जो बनेगा उस केस में ऐसा होगा कुछ, O माइनस, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्या बोलते हो, ये भी एरोमेटिक है? हाँ, ये भी एरोमेटिक बन गया। अब देखो सब कहानी डी पे आके रुकता है शायद। ओ ये डबल बॉन्ड, इसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खेल देखिए, समझिए, आप दो में से किसी एक ऑक्सीजन के एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर डीलोकलाइजेशन में लेते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो जाएगा। हम बोले क्या, किसी भी एक ऑक्सीजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप डीलोकलाइजेशन में लेते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा, लेकिन उस समय दूसरा ऑक्सीजन sp3 हो जाएगा। तो सर वो भी नहीं कर सकता अपना डीलोकलाइजेशन, तो उस समय पहला वाला sp3 हो जाएगा। अच्छा, दोनों साथ में नहीं कर सकते। हाँ बोला ना, दोनों साथ में, यही तो सुनना चाहते हैं, बोलो। अरे बोलो यार। हाँ सर, वही बोल रहे थे, दोनों अगर साथ। दोनों साथ में आएगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ओ हाँ, फिर तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, तो तीनों सेटिस्फाई, सोचिए, अगर एक अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा वाला sp3 हो जाएगा, अगर दूसरा वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में देता है तो पहला वाला sp3 हो जाएगा, और अगर दोनों आप ले लेते हैं तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। किसी भी हिसाब से एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। बोलो सही है? हाँ सर, डी होगा फिर। होगा। क्या समझ में आया सबको? यस सर, समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए फिर से, फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर आगे वाला एरोमेटिक, सेकंड वाले का आगे वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक, थर्ड वाले का भी अगला स्ट्रक्चर एरोमेटिक, लेकिन फोर्थ में आप कुछ भी सोच के एरोमेटिसिटी नहीं ला सकते। ओके, नहीं ला सकते। यस सर। चलिए बताइए इसको। बी वाला। यस बी वाला। क्यों बी वाला? तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन पॉजिटिव तो दोनों में। क्यों बी वाला? सर ये डी वाला होना चाहिए क्या, सारे इक्वली स्टेबल हो? नहीं, आपको तो चार में से एक ही ऑप्शन चुनना है ना। आप जो बोलिएगा हम उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सर नहीं, अब मैं पक्का है सर, सी वाला होगा सर। अब पक्का है सी वाला? हाँ। एक क्वेश्चन में तो अभी तक तीसरा ऑप्शन ठीक कर रही हो, ठीक है। सर इस बार पक्का ले लीजिए ना सर, प्लीज। अच्छा बोलिए, सी क्यों होगा? सर क्योंकि एक नेगेटिव है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव भी है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो और सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए आंसर तो सी है, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत हद तक सही है, ठीक है। जरा गौर कीजिए, जब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइजेशन में लीजिएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेक्स इट एरोमेटिक। ओके, वो एरोमेटिसिटी यहाँ भी है, वो एरोमेटिसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिसिटी यहाँ भी है, ये दोनों टाई हो गया। अब नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन बगल में है ना, पास में, दूर में उधर। नाइट्रोजन पे प्लस यहाँ भी है लेकिन माइनस से दूर है, नाइट्रोजन पे प्लस यहाँ भी है, माइनस के नजदीक है, तो आपको बोला गया ना अपोजिट चार्ज क्लोज रहने से ज्यादा स्टेबल। यस सर, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया? देखो कितना गहराई से चीजों को देखना पड़ता है। समझ में आया?
यस सर। यस सर। सूरज बाबू ठीक ठाक? हाँ सर। अच्छा है भाई, हम भी ऐसे ही चाहते हैं आप चमकते रहें। देखिए अच्छा सेम क्वेश्चन, सॉरी। हाँ इसको सोचो जरा, ऑलमोस्ट लास्ट चीज है। बोलिए फटाफट, लगे जरा बी। जल्दी जल्दी। सर बी। बी। बी, व्हाई इट इज बी? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। हाँ प्लस तो है ही और एरोमेटिक भी है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऊपर से क्या है ना कि जो नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ना, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया जा रहे, बोलिए। क्या वो कनेक्शन कट गया मेरा कि तुम्हारा? अरे बोलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ अब आवाज आ रही है सर। हाँ बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी करो। अंकुर जवाब बाबू तो देनी है। चलिए एक्सप्लेन ये सब कीजिए। बी वाला होगा सर। अच्छा बी क्यों होगा ये बताओ। सर क्योंकि एक एक आपका एक मतलब 2 लोन पेयर और 4 लोन पेयर है ना सर, एक 2 ऊपर और 2 नीचे, तो एक लोकलाइज्ड रहेगा और एक बी लोकलाइज्ड होगा, और जब वो बगल में जाएगा तो क्या कहते मतलब जो बॉन्ड जो बेंजीन को कनेक्ट कर रहा है वो नीचे आके एनायन बन जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजेगा, रिपल्सन की वजह से ये इधर शिफ्ट होगा। और जब ऐसा शिफ्टिंग होगा, जब ऐसा शिफ्टिंग होगा, हम बता रहे हैं क्यों शिफ्टिंग होगा, हम सबका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, गड़बड़ाइए। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कौन सा उसकी कंजुगेशन बताती है। इतना बोल पा रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग है ना इतना सोच पा रहे हैं, दिस इज गुड, नॉट बैड, दिस इज गुड। अब जरा गौर कीजिए, आप अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आप इंडिविजुअली देखिए, ये रिंग भी एरोमेटिक है और ये वाला रिंग भी एरोमेटिक है, बोलो सही है? यस सर। यस सर। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर यही है। यस। दोनों अपने आप में परफेक्टली एरोमेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, सो इट इज मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अभी आपको पता चला एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, सब कुछ। हाँ सर। सर मजा आ रहा था सर, कैसे ये लोग भाग जाता है बेवकूफ लोग। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तक था आपके पास कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग बढ़ते हैं, इतना ही तक मेरा प्रिपरेशन हो पाया है। एक और है क्या? हाँ एक और है, चलो बढ़ा लो इसको। ऑल 3 CN बॉन्ड, देखो CN बॉन्ड 3 जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। ऑल 3 CN bonds are of same length, ClN। कार्बन और N, C1N, C3N bonds are of same length but shorter than this। सोचिए 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 थोड़ा।
हो गया? नहीं सर, सोच रहे हैं। और जो ब्रोमीन मतलब NO2 जो है ना, वो खींचने वाला ग्रुप है, तो वो खींच लेगा तो बॉन्ड लेंथ तो घटा देगा ना। अच्छा, और बोलिए। अच्छा, क्या इस Br के यहाँ मौजूद होने से कोई काम होगा या नहीं? इस हाँ Br होगा ना, खींचेगा खींचेगा ब्रोमीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो खींच लेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि SIR शो कर सकता है। हाँ सर, ऐसा ही। ऐसा ही यार, हाँ हाँ। SIR होने की वजह से दोनों नाइट्रोजन, जो नाइट्रो वाला ग्रुप है 1 और 3 का, वो दोनों प्लेन से बाहर आएगा। और जब ये प्लेन से बाहर आएगा तो रेजोनेंस बढ़ता है कि घटता है? रेजोनेंस घट। SIR C1NO2 C3NO2 comes out of the plane, प्लेन से बाहर आ जाएगा, रेजोनेंस डिक्रीज करता है, रेजोनेंस डिक्रीजेस, दोनों का इफेक्ट, रेजोनेंस डिक्रीजेस, दोनों का रेजोनेंस घटता है। और दोनों का रेजोनेंस घटने की वजह से C1N और C3N का जो बॉन्ड का लेंथ है वो बड़ा होगा, जबकि C5N में रेजोनेंस था, इस वजह से वो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सी ऑप्शन इज देयर। यस सर, यस सर। बोलो जी, सबको समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ऑर्गेनिक का बेहतरीन क्वेश्चन सेट होता है। और अगर आप इस लेवल में क्वेश्चंस को धीरे धीरे हैंडल करने लगेंगे, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस बी पेशेंट, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे सीखते चलिए। क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा सिखाता है, हमसे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको सिखाएगा। जब आप क्वेश्चन पे है ना, एक एक क्वेश्चन पे सीखने का तरीका डेवलप कर लेंगे ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, आपको आना क्या है? आपको क्वेश्चन ही आना है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन आता कैसे और उसको हैंडल कैसे करते हैं। आप देख चुके हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे यूज हो रहा है, आप देख चुके हैं कि रेजोनेंस कैसे यूज हो रहा है, उसका क्वेश्चंस कैसे आता है, कैसे बनाना होता है, किस तरह से उसको टैकल करना पड़ता है। एरोमेटिसिटी देखिए कैसे दिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास हर चीज का एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आपको वाकई में जीओसी पे कमांड हो रहा है तो आप हर जगह एक एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। वाई एंटी एरोमेटिक, वाई एरोमेटिक, वाई एरोमेटिक। ठीक है, हर जगह देखिए, हर जगह आपके हर क्वेश्चन में एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपको रटने उठने का जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स ठीक रखिए और जो आपको जैसे सिखाया जा रहा है उसको एंजॉय कीजिए और पढ़िए। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? यस सर, यस सर। हम लोग को आइसोमेरिज्म में डिस्कशन चल रहा था। वहां भी कुछ क्वेश्चंस होगा, वहां भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का कमी नहीं है, बस यही है कि हर जगह यहाँ बटा हुआ है। क्या बोलते हो? ये सब तो कर लिए थे हम लोग। हाँ सर, हम लोग किए थे ये सब। ये वाला भी मस्त बनाए थे, समझ में आया था ये वाला? नहीं सर, हमको ना सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था सर, जो आप ये जो प्रोडक्ट बनाए थे। बोलो बोलो, अभी बोलो, अब जल्दी। सर हमको थोड़ा सा ये वाला समझा दीजिए ना, प्रोडक्ट कैसे बनाए थे। ये थोड़ा नहीं समझा पाएंगे, ये पूरा अच्छे से है। तुम मेरा वीडियो देखना, वीडियो का भी तो लाइक वाइक वाचिंग आवर बढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, हम वीडियो ही देख लेंगे। चलिए आइए अब। आपके पास है क्यूमुलेंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अनएक्सपेक्टेड। क्यूमुलिन जो लोग पहचानने लगे उनके लिए एकदम अच्छा से सोच लीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड आंसर आएगा, आप सोचे नहीं होगे वैसा। क्यूमुलेंस, कंजुगेटेड और आइसोलेटेड, इन हमेशा 3 तरह का होता है। बहुत 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 अच्छा टॉपिक है, सो बी केयरफुल। एल्कीन 3 तरह का होता है,
कौन कौन होता है सर? एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है कंजुगेटेड और एक होता है क्यूमेलेंस। आइसोलेटेड एल्कीन तीन तरह का, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड, क्यूमेलेंस। अब इसमें क्या क्या है देखो, जो एल्कीन ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड का दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कोई रिलेशन ना हो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड उसके बाद कहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा कोई मतलब ही नहीं है, यहां है वहां है वहां है, मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड। ये है आइसोलेटेड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हुआ, अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हुआ, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसको आप कहते हैं कंजुगेटेड। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। और अगर लगातार डबल बॉन्ड्स हुआ, अगर लगातार डबल बॉन्ड्स हुआ तो इसको कहते हैं क्यूमुलेंस। अगर लगातार डबल बॉन्ड हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेंस। इज दिस क्लियर? अभी आपको अच्छे नॉलेज के लिए इन सब वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर रखना पड़ता है। कभी भी अगर एल्कीन में स्टेबिलिटी का बात किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो हमेशा ध्यान रखना कि कंजुगेटेड एल्कीन मोस्ट स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है आइसोलेटेड, और उससे कम स्टेबल होता है क्यूमुलेंस। मतलब डबल बॉन्ड के बेसिस पे, उसके पोजीशन के बेसिस पे अगर आपसे कोई बात करे तो कंजुगेटेड एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, उससे कम आइसोलेटेड, और सबसे कम स्टेबल होता है क्यूमुलेंस। क्यूमुलेंस का मतलब होता है लगातार डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब जरा देखिए सर, लगातार डबल बॉन्ड मतलब क्या, इतना हल्ला इसमें क्या है? इसमें हल्ला है उस चीज का जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमुलेंस। क्यूमुलेंस का स्ट्रक्चर जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा है ना इसमें, जस्ट एक, हमको थोड़ा इसका पेज का फॉन्ट बदलना होगा, नहीं तो हमको बार बार परेशान। हाँ जी देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमुलेंस, आप सबसे पहले है ना क्यूमुलिन में सबसे छोटा क्यूमुलिन आप पकड़िए, आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा है, ये सबसे छोटा क्यूमुलिन है। जब कभी भी किसी क्यूमुलिन के अंदर जो डबल बॉन्ड्स का नंबर है वो ऑड होगा तो उसको ऑड क्यूमुलिन कहेंगे, अगर इवन होगा तो उसको हम लोग इवन क्यूमुलिन कहते हैं। तो इसको बताओ, ऑड क्यूमुलिन बोलोगे या इवन क्यूमुलिन? आवाज आ रही मेरी? इवन। हाँ, इवन क्यूमुलिन, क्योंकि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है इसलिए ये इवन क्यूमुलिन है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड का नंबर ऑड होगा तो इसको हम लोग ऑड क्यूमुलिन कहते हैं, इसको हम लोग ऑड क्यूमुलिन कहते हैं, और इसको हम लोग इवन क्यूमुलिन कहते हैं। ऑड क्यूमुलिन एंड इवन क्यूमुलिन, ओके, क्लियर रखना, दिमाग रखना। अब देखो जरा इसका स्ट्रक्चर समझना ध्यान से। मान लीजिए आपके पास इवन क्यूमुलिन आप ड्रॉ करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? यस सर। यस सर। बढ़िया भाई, वेरी गुड। जरा देखते चलना, स्ट्रक्चर को समझना, बहुत ध्यान से समझना, कहीं गड़बड़ ना कर देना, अच्छे से समझना।
बहुत अच्छा से जानते हो। देखो जरा, एक बनाना, एक पे हम लोग काम करते हैं। जरा इस कार्बन पे गौर करना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो sp2 का मतलब होता है कि आप उसके बाद, चलिए फ्री है, देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड सबका देख लेना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका एक p ऑर्बिटल होगा ऐसा, बोलो सही है? बीच वाला जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका मतलब दो p ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं तो दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, और जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो सही है? यस सर। ठीक, अब यहां गौर करना, इसका एक ये p है अनहाइब्रिडाइज्ड और एक ये p है अनहाइब्रिडाइज्ड और इसका ये p है अनहाइब्रिडाइज्ड। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। जब आप लेफ्ट वाले दोनों कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो ये रेड वाला रेड के साथ, रेड वाला रेड के साथ ओवरलैप कर रहा है। और जब आप राइट वाला पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जब आप राइट वाला पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका ग्रीन इसके ग्रीन के साथ ओवरलैप कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, आप इससे क्या सीखे? आप इसको ये सीखे कि अगर रेड वाला वर्टिकल प्लेन है तो ग्रीन वाला हॉरिजेंटल प्लेन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर रेड वाला वर्टिकल प्लेन है, रेड वाला अगर वर्टिकल प्लेन है तो ग्रीन वाला हॉरिजेंटल प्लेन है। बोलो सही है? यस सर। मतलब अगर हम इसको बॉन्डिंग को अगर आपके सामने दिखाएं, बॉन्डिंग को अगर हम आपके सामने दिखाएं तो फ्रंट वाला अगर वर्टिकल प्लेन में है तो जो दूसरा राइट हैंड साइड वाला है वो आपके हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर है। ये जो बीच का कार्बन है, ये जो बीच का कार्बन है उसको हम दिखाते हैं ब्लैक से। ये बीच वाला कार्बन यहां है, समझते जाना। अब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बीच वाला कार्बन यहां आ गया, डबल बॉन्ड सी के साथ और ये प्लेन, और ये वाला डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी के साथ और ये प्लेन। क्या तुमको प्लेन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यस सर। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जब भी हमारे पास इवन क्यूमुलिन होगा तो एक वर्टिकल प्लेन होगा तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। सोचो अगर ऑड क्यूमुलिन होता, अगर ऑड क्यूमुलिन होता जिसमें 3 डबल बॉन्ड होता, अगर हमारे पास ऑड क्यूमुलिन होता जिसमें 3 डबल बॉन्ड होता तो क्या हम लोग इसके स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो वर्टिकल प्लेन, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन और फिर बनाएंगे वर्टिकल प्लेन। बोलो सही है? यस सर। दो वर्टिकल। तो आप अगर यहाँ पे कार्बन एटम्स को दिखाएंगे, ये 2 नंबर का कार्बन है, ये C2 है, ये 3 नंबर का कार्बन है, ये C3 है, ये 1 नंबर का कार्बन है जो हमारे इस वर्टिकल प्लेन में है, ये हमारे पास बीच का ये डबल बॉन्ड है, और फिर मेरे पास 4 नंबर का कार्बन है जो फिर से वर्टिकल प्लेन में है। क्या मेरे स्ट्रक्चर समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सीखने वाला बात समझिएगा, समझिएगा और समझिएगा। इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप इवन क्यूमुलिन लें जिसमें 2 बॉन्ड, जिसमें 4 बॉन्ड, जिसमें 6 डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन्स में इंड करेगा परपेंडिकुलर प्लेन। लेकिन अगर हमारे पास ऑड क्यूमुलिन है तो शुरुआत वाला ग्रुप और लास्ट वाला ग्रुप सेम प्लेन में इंड करेगा। बोलो सही है कि नहीं? यस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर।
चलिए बढ़िया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरी बातों को और अच्छे से लीजिए, समझिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जीआई ऑफ सीस एंड ट्रांस, जरा गौर किया जाए, सीस और ट्रांस जीआई का मतलब क्या है? क्या इसको आप कहते हैं सीस स्ट्रक्चर, और क्या आप इसको कहते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर? बोलो सही है? यस सर। मतलब ये है कि सीस और ट्रांस को पता करने का एक और तरीका है, और वो तरीका है कि सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस देखा जाए। अगर सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो वो सीस है, और अगर ज्यादा है तो वो ट्रांस है। जरा गौर करना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस यहां देख लो L1 है, और यहां सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस देख लो L2 है, क्या बोलता है, दोनों लेंथ सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट सर। दोनों लेंथ डिफरेंट है, तब ये सीस और ट्रांस है। अगर दोनों लेंथ सेम आ जाए, अगर दोनों डिस्टेंस सेम आ जाए, तो आपको देखने में अलग अलग लगेगा, लेकिन वो आइसोमर नहीं होगा। आइसोमर नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, जरा सोचिएगा और सोच के बोलिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं है। ये मान लो A है, ये B है, ये मान लो A है, ये मान लो B है। बताओ ये सीस है या ट्रांस? ट्रांस है सर, ट्रांस है। इट कैन नॉट शो GI। हम क्या बोले? अनएक्सपेक्टेड आंसर है, इट कैन नॉट शो GI। सर क्यों ऐसा सर? अच्छा आप इमेजिन कर लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ऐसा मेरा थंब है, और मेरा अगला हैंड जो है वो ऐसे है, ये मेरा थंब है। मेरे दोनों थंब के बीच एक डिस्टेंस है ना, यू कैन इमेजिन दैट। यस सर। अच्छा अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या थंब के बीच का डिस्टेंस बदलेगा? नो सर। ये देखो, ये दोनों थंब के बीच का जो डिस्टेंस अभी है, और अगर हम पलट देंगे तो क्या थंब के बीच का डिस्टेंस बदलेगा? नो सर। नो सर। बस यही होता है, परपेंडिकुलर प्लेन में होने से आपके A और A के बीच या B और B के बीच डिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। So it cannot shows GI। कभी भी जो इवन क्यूमिलिन वाला साइट है, जहां डबल बॉन्ड 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, वो कभी भी GI शो नहीं करता। इसलिए सोच लेना कि वो स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट नहीं होता। अगर हम बोलेंगे कि देखो जी इवन क्यूमिलिन वाला साइट है, तो आप स्टीरियोजेनिक सेंटर लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, क्योंकि वो GI शो कर ही नहीं सकता। लेकिन इस केस में आइए, थोड़ा स्ट्रक्चर पे सब कुछ देखिए, समझिए। अगर आपके पास, हम यहां बोले ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, तो क्या बोलते हो, दोनों सेम प्लेन में है, दोनों A है ऐसे, और जब हम इसको घुमाएंगे तो A नीचे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इट कैन शोज GI, ये GI शो कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जहां कहीं भी आपको इवन क्यूमुलेंस दिखे, इवन क्यूमुलेंस कैन नॉट एक्ट एज stereogenic center, but odd cumulants can act as stereogenic center। ठीक है,
ऑड क्यूमुलिन हमेशा स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह काम करेगा, लेकिन इवन क्यूमुलिन नहीं काम करेगा। जरा गौर करना, हम तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रक्चर रखे मॉलिक्यूल्स का, ये सब क्यूमुलिन्स है, बी केयरफुल। ये हमारे पास इवन क्यूमुलिन। अब देखो, आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा आप लोग देखिएगा ध्यान से। ये आपके वर्टिकल प्लेन में है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। यस सर। यस सर। तो उस केस में अगर आप पलट भी दीजिएगा तो कैन नॉट शो जीआई, ये जीआई शो नहीं कर सकता। इस केस में देखो, ये दोनों सेम प्लेन में आपको दिख रहा है और ये ऑड है, तो ये जीआई शो कर सकता है। फिर से देखो, तुम्हारे पास देखो अगले केस में 4 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 है, तो फिर से ये इवन क्यूमुलिन है और इट कैन नॉट शो जीआई। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, तो ये हम लोग का ऑड क्यूमुलिन है एंड इट कैन शो जीआई। सर ऐसा सर? हाँ जी, हम आपको बोल रहे हैं ना, क्यूमुलिन का क्वेश्चन है ना इजी नहीं होता, क्योंकि वो इतना तरीके से तुमको मिसगाइड करेगा ना कि आप फंस जाइएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखिए, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H। बोलो C साइड ट्रांस है या कैन नॉट शो जीआई? कैन नॉट शो। हाँ, कैन नॉट शो जीआई, ये जीआई शो नहीं कर सकता। अब देखिए, अगर आपको इतना नहीं पढ़ाया गया तो तुम जितना भी बैठा है सब कोई बोलेगा ये सीस है। क्या बोलते हो, समझ में आया? यस सर। क्या ये दोनों डबल बॉन्ड वाला कार्बन सेम प्लेन में है या फिर परपेंडिकुलर प्लेन में है? परपेंडिकुलर प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में। अगला एग्जांपल देखिएगा। अब देखिए दिमाग का दही कैसे बनता है। देखिए ऊपर वाला आंसर आप बोले कि इट कैन नॉट शो जीआई, और अब क्या बोलते हैं आप? शो करेगा। इट कैन शो जीआई। हम बस यही बोल रहे हैं आपको। आप देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, इवन क्यूमुलिन है तो नहीं होगा, ऑड है तो होगा। ठीक है, अच्छा अभी तक आपको लग रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जरा गौर करना, C डबल बॉन्ड 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 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और H, और यहाँ पे CH3 और H। सोच के बताओ, हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर? यहाँ कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है आपको बताना है। सर जीआई हो गए नहीं तो। वेरी गुड सर, जीआई होगा ही नहीं, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये 0 है। ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर ये 0 है। अगला एग्जांपल देखो। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, आपको थोड़ा और अच्छे से क्राफ्ट करते हैं। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3 H, ये CH3। बोलो इस मॉलिक्यूल के अंदर हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर? 0। अरे 0 सब जगह नहीं होगा भाई, सोच के बोलो। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर? 1 3। 1 2 3, बिल्कुल सही, 3। 1 2 3, 3 है इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर। नहीं समझा? समझ गए सर। नहीं समझा, पीछे वाला सब भूल भाल के बैठ गया। बोलो साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं? बोलो है सर। ये डबल बॉन्ड है या नहीं? है सर। है सर। अब क्यूमुलिन पे आओ, ये ऑड है या इवन? ऑड सर। तो ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब समझ में आया क्या पढ़ रहे हो? हाँ सर। समझ गए।
ठीक है, सबका समझ में आ रहा है? हाँ सर। आशुतोष समझ में आ रहा है? आशुतोष यस सर, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है। मेरा मन रखने के लिए बोल दिया कैसे ही सही में। नहीं सर, कोई दिक्कत। और कौशिक बाबू, कौशिक जी श्योर स्टैंड पे लगा के मोबाइल घूम रहा बाहर। राहुल कुमार यस सर। समझ में आ रहा राहुल? यस सर। और नीचे जाओ। और यामिनी, हाँ सर आ रहा है। प्रियंका, यस सर आ रहा है। चलो ठीक।